नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि नाटकीय दौर पर नजर डाल रहे हैं। यह है तुगलक वंश, जो करीब 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। हमारे पास इतिहास की किताबों से कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं, तो चलिए सीधे इस जानकारी को खंगालते हैं और देखते हैं कि तुगलक वंश की कहानी असल में क्या कहती है। मकसद है इसके मुख्य शासकों, उनकी नीतियों और उस समय की बड़ी घटनाओं को थोड़ा समझना। शुरुआत करते हैं इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक से। इनका असली नाम तो गाजी मलिक था और खिलजी सेना में इनका रुतबा काफी बड़ा था। हाँ बिल्कुल, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीपालपुर के गवर्नर थे। और ये बात भी है कि इन्होंने मंगोलों को कई बार हराया था। शायद इसीलिए इन्हें मलिक उल गाजी भी कहा जाने लगा। जी हाँ, और सत्ता में आते ही उन्होंने प्रशासन पर, खजाने पर ध्यान दिया। अलाउद्दीन खिलजी की तो थोड़ी सख्ती थी, उसे कम किया। अच्छा। हाँ, एक बीच का रास्ता अपनाया जिसे रस्म मियान कहते हैं। मतलब ना बहुत ज्यादा सख्ती ना बहुत ढील। और किसानों के लिए भी सोचा, लगान उपज का सिर्फ 1/10 या 1/11 हिस्सा तय किया ताकि बोझ कम हो। और तुगलकाबाद किला, वो भी तो इन्होंने ही। बिल्कुल, उसकी नींव भी इन्होंने रखी थी। लेकिन इनकी मौत वो काफी अजीब तरीके से हुई, है ना? हाँ, वो तो है। 1325 में जब वो बंगाल अभियान से लौट रहे थे तो उनके स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया गया था। उसी के गिरने से उनकी मौत हो गई। और इसको लेकर कई बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनके बेटे जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। हाँ, और कुछ इसे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से उनके जो तनावपूर्ण रिश्ते थे उससे जोड़ते हैं। वो हनूज दिल्ली दूरस्थ वाली बात। जी बिल्कुल, दिल्ली अभी दूर है। तो हाँ, एक रहस्यमयी अंत था। खैर, गयासुद्दीन के बाद वेड्डी पर बैठे उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक, और शायद सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे सुल्तानों में से एक। खगोल शास्त्र, गणित, मेडिसिन, कहते हैं बहुत कुछ जानते थे। हाँ, ज्ञान तो बहुत था, लेकिन उनकी योजनाएं वो थोड़ी अलग ही कहानी है। बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, पर अक्सर शायद जमीन से कटी हुई। बिल्कुल, जैसे 1327 में राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाना, नाम रखा दौलताबाद। सोचा तो अच्छा था कि राजधानी साम्राज्य के बीच में हो, मंगोलों से भी सुरक्षित। हाँ, सोच अच्छी थी, पर उसे लागू करने का तरीका, दिल्ली वालों को जबरदस्ती भेजा गया, रास्ते में भयानक मुश्किलें हुई और आखिरकार योजना फेल हो गई। लोगों को वापस दिल्ली बुलाया गया। बिल्कुल, बहुत नुकसान हुआ। और फिर वो सांकेतिक मुद्रा वाली योजना, 1329-30 के आसपास की बात है ये। हाँ, वो भी एक बड़ा कदम था। चांदी की कमी थी तो उन्होंने तांबे और पीतल के सिक्के चला दिए और उनका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर रख दिया। आइडिया तो मॉडर्न था, आज के जमाने जैसा। लेकिन हुआ क्या? क्या वो चली? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि सरकार का उन सिक्कों पर कोई खास नियंत्रण नहीं था। नतीजा क्या? घर घर में लोग नकली सिक्के बनाने लगे। पूरी अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच गई। अरे बाप रे। हाँ, और सुल्तान को आखिर में ये योजना वापस लेनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, लोगों के नकली सिक्कों के बदले सरकारी खजाने से असली चांदी के सिक्के देने पड़े। इससे तो खजाना खाली हो गया होगा। बिल्कुल, खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ा। ये दिखाता है कि सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, उसे लागू कैसे किया जाए, समय सही है या नहीं, ये सब देखना पड़ता है। सही कहा। और इसी तरह दोआब में टैक्स बढ़ाने का फैसला भी, वो भी गलत समय पर लिया जब वहां अकाल पड़ा हुआ था। जी, खुरासान और कराचिल के सैनिक अभियान भी असफल रहे। बहुत पैसा और जाने गईं। इनके समय में काफी उथल पुथल रही। मशहूर यात्री इब्न बतूता भी तो इन्हीं के समय में आया था। हाँ, 1333 में। और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी भी बना दिया था। तो कुल मिलाकर मोहम्मद बिन तुगलक एक जटिल शासक थे। इरादे शायद नेक थे, पर नतीजे अक्सर उल्टे पड़े। शायद वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रहे थे, या फिर हकीकत को समझ नहीं पाए, कहना मुश्किल है। इनके बाद 1351 में गद्दी पर बैठे फिरोज शाह तुगलक, जो इनके चचेरे भाई थे, और इनका अंदाज मोहम्मद बिन तुगलक से बिल्कुल अलग था। हाँ, एकदम अलग। इनका ध्यान साम्राज्य बढ़ाने पर उतना नहीं था जितना लोक कल्याण, प्रशासन सुधारने और इस्लामी कानून लागू करने पर। अच्छा, तो इन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो करीब 24 तरह के जो कष्ट देने वाले टैक्स थे वो खत्म कर दिए। सिर्फ 4 इस्लामी टैक्स रखे, खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात। ये तो बड़ी राहत रही होगी लोगों के लिए। बिल्कुल, और सिंचाई के लिए बहुत काम किया।
नहरों का एक तरह से जाल बिछा दिया। यमुना से हिसार तक तो 150 मील लंबी नहर बनवाई। कमाल है। और शहर भी बसाए? हाँ, कई शहर बसाए, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर। और लोगों की भलाई के लिए कुछ खास विभाग भी बनाए थे, सुना है। जी हाँ, दीवाने खैरात था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथों, विधवाओं की मदद करता था। दारुल शफा, एक तरह का मुफ्त सरकारी अस्पताल, और दीवाने बंदगान भी। बंदगान मतलब? हाँ, ये दासों की देखभाल के लिए था। कहते उनके पास करीब 1,80,000 दास थे। उनकी देखभाल, उनके काम का हिसाब सब ये विभाग देखता था। अच्छा, और कुतुब मीनार की मरम्मत भी इन्होंने करवाई थी? जी, उसकी ऊपरी मंजिलों की मरम्मत फिरोज शाह ने ही करवाई थी। तो ये सब तो बहुत अच्छे काम लगते हैं, लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही था? देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। धार्मिक मामलों में वो थोड़े कट्टर थे, उलमाओं की बहुत सुनते थे। उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, जो पहले इससे मुक्त माने जाते थे। और सेना पर ध्यान दिया? सेना पर ध्यान कम था। उनके समय में बड़े सैनिक अभियान कम हुए, और जो हुए, जैसे बंगाल के, वो ज्यादा सफल नहीं रहे। उनके समय में शांति तो रही, लेकिन शायद सल्तनत की जो सैनिक शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तो मतलब फिरोज शाह ने स्थिरता लाने की कोशिश की, पर शायद सल्तनत की नींव कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी। हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। लोक कल्याण पर जोर था, पर शायद सल्तनत की मजबूती की कीमत पर। तो तुगलक वंश की इस पूरी कहानी को अगर देखें, ग्यासुद्दीन ने नींव रखी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़े पर असफल प्रयोग किए, और फिरोज शाह ने स्थिरता और लोक कल्याण पर जोर दिया, लेकिन शायद सल्तनत सिकुड़ने लगी। बिल्कुल। ये दौर हमें यही दिखाता है कि शासक की नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर योजनाएं जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती या उन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया जाता, तो नतीजे कितने अलग हो सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं कि किसी शासक की महानता क्या सिर्फ उसके इरादों, उसके ज्ञान से तय होती है, या फिर उसके कामों के नतीजों और लोगों पर पड़े असल असर से? ये एक बड़ा सवाल है, और तुगलक वंश, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक का दौर, हमें इस पे सोचने को वाकई मजबूर करता है। बिल्कुल।